हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके पर एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस पर। और आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा क्या आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस पर बात करेंगे वो हमारा चैप्टर रहेगा तीसरा, और तीसरा चैप्टर है हमारा नियोजित विकास की राजनीति। आखिर नियोजित विकास की राजनीति भारत में क्या रहा, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का जो 2 वीडियो है, इससे पहले जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने अच्छी प्रकार से देख चुके हैं। जो नहीं देखे जाके उसको पहले देख ले, क्योंकि आपका जो ये स्वतंत्र भारत की राजनीति का जो बुक है, फर्स्ट चैप्टर आपका पता होगा क्या पॉलिटिकल भाग 2 भाग में। पहला में स्वतंत्र भारत की राजधानी और दूसरा में क्या समकालीन विश्व में राजनीति। तो हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति वाला जो चल रहा है, अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देखते हैं तो एक सीक्वेंस में आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जाके प्लीज़ पहले उसको देख लें तब ये वीडियो देखें, ठीक है। अगर आप पहले से देख चुके हैं तो चलिए तीसरा वीडियो को आप देखिए। तो तीसरा वीडियो हमारा है क्या नियोजित विकास की राजनीति, और तीसरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं आखिर भारत में नियोजित विकास की राजनीति किस प्रकार से रहा। पहले में तो क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत की राजनीति दिया, यानी स्वतंत्रता के बाद हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला चैप्टर में हम लोग क्या देखें कि स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। सेकेंड चैप्टर में हम लोग ये देखें क्या किस प्रकार से भारत में चुनाव हुआ और उसमें किस प्रकार से पार्टियां बनी। अब जब यहाँ चुनाव हो गया, राज्यों का पुनर्गठन हो गया, तब बात आता है यहाँ विकास करने की। तो विकास करने के प्रति क्या भारत का दृष्टिकोण रहा, उसी को आज हम लोग इस वीडियो में पूरे देखेंगे। तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड पे लिखे हैं डायरेक्ट उसे स्क्रीनशॉट ले ले, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़िए, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, नहीं तो पूरे ऐसे पढ़ते जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा क्या क्या पढ़ लिए। तो सबसे पहले ये समझिए क्या इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नियोजन क्या होता है, इनको जानेंगे। उनके बाद जानेंगे क्या भारत जब विकास करने की बात करता है, भारत को किस प्रकार से विकास करने की व्यवस्था अपनाई जाए, तो उसमें से 2 प्रकार का विचारधारा आता है, वामपंथी और दक्षिणापंथी। इन दोनों विचारधारा को देखेंगे। दूसरे पर बात करेंगे भारत के विकास के मॉडल। तो विकास के मॉडल भारत के सामने 3 था, उदारवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी। ये तीनों को देखेंगे विकास का मॉडल किस प्रकार से था, और आपको पता होगा कि भारत क्या क्या था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तीसरा देखेंगे पॉइंट हम लोग बॉम्बे प्लान क्या था, उस समय आया था, इसका उद्देश्य को देखेंगे। चौथा देखेंगे योजना आयोग, जिससे कई बार सवाल बना है कि योजना आयोग की कार्य अवधि क्या रहा, मुख्य कार्य क्या रहा, इनको देखेंगे। 5वां रहेगा नीति आयोग। उनके बाद देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। उनके बाद पंचवर्षीय योजना, विकास के केरल मॉडल, हरित क्रांति, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव दोनों देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अंत में श्वेत क्रांति को देखेंगे। तो आज का हमारा ये सारा टॉपिक को पूरी अच्छी प्रकार से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आपको ऑब्जेक्टिव जो लिखे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अन्यथा आप नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नियोजन क्या होता है उसको समझिए। नियोजन का आशय जो होता है, जो हमारे देश में पूरा उपलब्ध संसाधन है उनका हम लोग श्रेष्ठतम प्रयोग करके भविष्य में योजना बनाना। यानी कि हमारे देश में जितना भी संसाधन है, किसी भी देश में संसाधन जो होता है उनका भविष्य में श्रेष्ठतम प्रयोग, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग करके किस प्रकार से इन संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा जिससे हम लोगों का ज़्यादा विकास हो। तो इसके बारे में भविष्य के लिए जो योजना बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। तो नियोजन का क्या आशय है, क्या उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य का योजना बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो अगर नियोजन के माध्यम से अगर बात करें तो उत्पादन में वृद्धि होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा तो रोजगार में भी वृद्धि होगा, और हमारे यहाँ अवसरों में भी वृद्धि होगा, जिससे हम लोगों को क्या होगा, आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि नियोजन का हमारा अर्थ ये है क्या देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग करके क्या करना है, उनके लिए हम लोगों को भविष्य के लिए योजना बनाना है। क्या उन संसाधनों को किस प्रकार से हम लोग श्रेष्ठतम उसका प्रयोग करें। सब इसका हम लोग संसाधन का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन करना, उत्पादन करेंगे तो रोजगार उपलब्ध ऐसे ही हो जाएगी, और रोजगार जब होगा, जब उत्पादन होगा तो आर्थिक स्थिरता में क्या हो जाएगा, हमारी कमी हो जाएगी, और हमारी आर्थिक क्या होगा, बहुत ही उसका स्तर ऊंचा बढ़ता जाएगा। और यही हमारा क्या है, नियोजन है। उनके बाद देखते हैं भारत के विकास का अर्थ।
तो भारत में विकास करने की बात जब आती है, 47 में आज़ाद होता है, उनके बाद चुनाव होता है, तो उनके बाद भारत में विकास करने का किस प्रकार से बात किया जाए तो दो प्रकार का विचारधारा को देखते हैं, वामपंथी दक्षिणापंथी होता है, तो उन सभी को देखते हैं। तो आज़ादी के बाद लगभग इसी बात पर सहमति था कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों ही है। यानी कि आज़ादी जब हुआ तो भारत में यह बात पर ज़्यादा जोर रहा कि आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक न्याय दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय, यानी कि आर्थिक जो दृष्टिकोण से भारत का जो विकास किया जाए उसमें अमीर गरीब सभी को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, यानी कि किसी भी एक पक्ष को ज़्यादा लाभ ना हो, सभी को एक साथ लेके चले। आर्थिक समृद्धि किया जाए तो उसके साथ सामाजिक समृद्धि भी किया जाए, यानी कि दोनों को मिला के चलना है। यानी कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हम लोगों को सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखना है। यह बात आज़ादी के समय से ही भारत में चलती आ रही थी। तो इस बात पर सहमति था क्या आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसाय उद्योगपति किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहली बात यह आ जाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भारत अगर विकास करने की बात करे तो आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का विकास कौन कर सकता है, तो उस समय बात करते हैं तो आर्थिक न्याय में कौन उद्योगपति कर सकता था और किसान जो फसल उपजाता था। लेकिन समाज में क्या था, न्याय बने रहना चाहिए। ये नहीं था उद्योगपति ज़्यादा क्या करे, अपना विकास कर ले, अपना आर्थिक समृद्धि बढ़ा ले, तो ऐसा भारत में विकास करना नहीं था। भारत का विकास किस प्रकार से करना था कि आर्थिक समृद्धि हो, उसमें साथ सामाजिक न्याय भी हो, यानी कि समाज में असमानता वाली स्थिति नहीं रहना चाहिए। तो उस समय क्या करता है, सरकार अपना प्रमुख भूमिका निभाना स्टार्टिंग करता है। और आज़ादी के वक्त विकास के पैमाने की पश्चिमी देश को माना जाता था। आधुनिक होने का अर्थात पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना, यानी उस समय अगर आप विकास करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता था, पश्चिमी देशों का माना जाता था। आधुनिक होने का अर्थ होता था पश्चिमी देश, और पश्चिमी देश में आपका अमेरिका आता है। आपको जब सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो अमेरिका वहाँ मेन रहता है पश्चिमी में। तो अमेरिका क्या करता है, पूंजीवाद को अपनाता था। और पूंजीवाद में आपको पता क्या होता है, जितना भी मालिक होता है, जितना भी उत्पादन होगा उस देश में, तो उसका मालिक किसके पास होता है, पूंजीपति वर्गों के पास होता था। तो उस समय भारत में क्या किया गया, अगर विकास का पैमाना अपनाया जा रहा था तो क्या लग रहा था, वो पश्चिमी वाला है। क्योंकि अगर उद्योगपति अपना रहा था तो उद्योगपति अगर भारत का विकास करेगा तो किसका रूप होगा, तो उद्योगपति अगर विकास करेगा तो भारत में किसका रूप हम लोगों को देखने मिलेगा, पूंजीपति का। और पूंजीपति का जब रूप देखने को मिलेगा वो हमारा किसके समान हो जाएगा, पश्चिमी देश अर्थात मुख्य रूप में अमेरिका का दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, दो प्रकार का पंथ सामने आता है। ध्यान से देखिएगा, वामपंथी और दक्षिणापंथी। वामपंथी देखिए होता क्या, उसको समझिए। वामपंथी क्या होता है, ऐसे लोग जो गरीबों की भले की बात करता है। वामपंथी क्या करेगा, आपका गरीब के भले की बात करेगा। वामपंथी आपका गरीब की भले की बात करेगा, वहीं आपका गरीबों की राहत पहुंचाने वाली नीति का समर्थन करेगा। यानी कि वामपंथी क्या करता है, आपका गरीबों से जो जुड़े रहता है उसके लिए बात करता है, और उनसे जो नीतियां संबंधित होती है उनको राहत पहुंचाने का वामपंथी कार्य करता है। वहीं पर बात कर ले दक्षिणापंथी क्या होता है, ये दो प्रकार का पंथ है, ध्यान में रखिएगा। दक्षिणापंथी क्या होता है, ये क्या कहता है, खुली प्रतिस्पर्धा, पूरा खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को समर्थन करता है। यानी कि घुमा की बात करें तो ये क्या कहता है, खुली अर्थव्यवस्था होना चाहिए, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी कि उद्योगपति को अगर देखा जाए एक दृष्टिकोण से, ये पूरी उद्योगपति को समर्थन कर रहा है। यानी कि जो व्यक्ति चाहे अपना पूंजी लगाकर उत्पादन करे और बाजार में लाभ कमाए, इससे लेकिन हमारा गरीब लोग को तो फायदा नहीं है। तो इसलिए वामपंथी क्या कहता है, दक्षिणापंथी क्या कहता है, क्या प्रतिस्पर्धा पूरक, यानी जिसको जो प्रतिस्पर्धा करना है बाजार में आके कर सकता है। तो अगर प्रतिस्पर्धा वाला बात होगा तो पूंजीवाद वाली बात आएगी। पूंजीवाद वाली जब बात आ जाएगी तो हमारे देश के गरीब जो जनता होगा उसको क्या होगा, फायदा नहीं होगा। तो इसके उल्टे में क्या जाता है, वामपंथी क्या करता है, गरीबों की भले की बात करता है और उन्हें क्या कहता है, उनको राहत पहुंचाने का कार्य करता है। और आपका दक्षिणापंथी जो है ये क्या कहता है, खुला बाजार होना चाहिए और बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी विकास करने की जब भारत की बात आती है तो दो प्रकार का पंथ आता है। पहला वामपंथी आता है। वामपंथी क्या कहता है, गरीबों का विकास की बात करेगा और गरीब की नीतियों के लिए बात करेगा। लेकिन आपका दक्षिणापंथी क्या कहता है, विकास करने के अर्थ में बाजार में सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी एक दृष्टिकोण से देखें तो दक्षिणापंथ क्या कर रहा था, आपका पूंजीवाद को समर्थन कर रहा था। तो ये हो गया आपका दो प्रकार का
पंथ। अब देख लेते हैं भारत में विकास के मॉडल में आप समझ ही चुकेंगे, उदारवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो भारत आपका मिश्रितवादी अपनाया था। तो एक बार चलिए समझ ही लेते हैं उदारवादी, पूंजीवादी, समाजवादी है क्या। तो उदारवादी और पूंजीवादी आपको पता ही होगा, दोनों एक ही शब्द है। तो उदारवादी क्या था आप समझिए। भारत क्या करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाता है जिसमें सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों का गुण रहता है। तो आपको ही पता होगा कि भारत क्या करता है, उदारवादी, पूंजीवादी अर्थात समाजवादी, तीनों का दोनों का क्या करता है, मिला हुआ रूप अपनाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, भारत जो अर्थव्यवस्था अपनाता है वह कौन सा अर्थव्यवस्था आता है, मिश्रितवादी। चलिए एक एक बार देख लीजिए, आपको ऐसे एग्जांपल पता होगा पूंजीवादी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है। तो सुन लीजिए, देखिए उदारवादी मॉडल क्या था, पूंजीवादी जो मॉडल था वो पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में अपनाया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, अगर किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाएगा और निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा और सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। आप बचपन से जानते हैं पूंजीवादी में क्या होता है, क्या सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, निजी कंपनियों का क्या होता है, स्वामित्व होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पूंजीवादी बोलते हैं। और समाजवादी हमारा क्या है, क्या यह मॉडल क्या करता है आपका, समाजवादी कौन अपनाता है, सोवियत संघ रूस को अपनाता है। जब आप समकालीन विश्व की राजनीति जब पढ़ाएंगे तो आपको हम समझाएंगे क्या पूंजीवादी समाजवादी लेकर किस प्रकार से शीत युद्ध खुलता है, तो उसको हम समझाएंगे। तो आप यहाँ डायरेक्ट समझिए कि पूंजीवादी अमेरिका जैसा देश अपनाता है और समाजवादी उस समय सोवियत संघ अपनाता है। तो समाजवादी था क्या, इसके अंदर सभी चीज का उत्पादन सरकार द्वारा किया जाएगा और देश में निजी क्षेत्र नहीं होता और कंपनियां सरकार के अधीन होती है। यानी पूंजीवादी के अंतर्गत बाजार में जो भी होगा पूंजीपति वर्ग होगा, जो भी होगा निजी संस्था के द्वारा किया जाएगा, सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन आपका समाजवादी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर निजी क्षेत्र नहीं होगा, सिर्फ सरकार का ही चलेगा। अगर क्षेत्र होगा भी तो वह सरकार के अधीन काम करेगा, अगर कंपनियां रहेगी भी तो समाजवादी के अंतर्गत वह सरकार के अधीन काम करेगी और सारा नियंत्रण, सारा उत्पादन समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसके पास रहेगा, सरकार के पास रहेगा। ये हो गया आपका समाजवादी। अब बात कर लेते हैं मिश्रितवादी। और भारत क्या करता है, मिश्रितवादी ही अर्थव्यवस्था को अपनाता है। मिश्रित मतलब क्या होता है, मिला हुआ, अर्थात समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों की विशेषता को शामिल किया गया और देश में छोटे उद्योग का विकास निजी क्षेत्र में किया गया तथा बड़े उद्योग का विकास जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ले ली। देखिए होता क्या है, भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था अपनाता है। तो भारत जब मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था अपनाता है तो दोनों का गुण क्या होता है, मिला रहता है। तो जो आपका छोटा उद्योग था भारत में उसको क्या कर दिया, निजी कर दिया, और जो बड़ा सब उद्योग था वो सरकार अपने अंडर में ले लिया, लाइसेंस जैसी व्यवस्था को कर दिया ताकि आप उससे परमिट ले उसके बाद चलाए। यानी कि देखें तो छोटा उद्योग जो था भारत में उसे कर दिया निजी और बड़ा उद्योग को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया, यानी अपने द्वारा चलाएगा सरकार। लेकिन छोटा क्या किया, जो निजी व्यक्ति था उसी को दे दिया। यानी भारत में देखें तो दोनों प्रकार का गुण अपनाया गया, क्या निजी को भी दे दिया, ठीक है, जितना छोटा उद्योग निजी को ही दे दिया, और दूसरा क्या अपने पास भी रख लिया। तो दोनों को मिला हुआ गुण अपनाया। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था उस समय क्या अपनाया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत अपनाया। तो उसी समय आपका एक आता बॉम्बे प्लान, और बॉम्बे प्लान याद रखिएगा, आपका बॉम्बे प्लान जो आता है 1944 ईस्वी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और उद्योगपति के एक समूह के द्वारा लाया गया था। 1944 में आया और उद्योगपति के एक समूह के द्वारा लाया गया, ठीक है। देखिए ये था क्या, बॉम्बे प्लान था क्या, बॉम्बे प्लान आपका क्या था, क्या 1944 में याद रखिए उद्योगपति के एक समूह के द्वारा इसे प्रस्ताव किया गया और नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। समझिए क्या, उद्योगपति के समूह जो क्या था वो नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की बात करता था और इसी को कहा गया क्या, आपका बॉम्बे प्लान कहा गया। ये क्या कहा, उद्योगपति के द्वारा 1944 ईस्वी में लाया गया और ये क्या कह रहा था, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, और 1944 ईस्वी में उद्योगपति के द्वारा लाया गया। तो सुनिए आपका उद्देश्य क्या रहा, बॉम्बे प्लान का उद्देश्य यह था कि बॉम्बे प्लान का मुख्य कार्य क्या था, नियोजित अर्थव्यवस्था होता क्या उसको समझिए। क्या नियोजित अर्थव्यवस्था बॉम्बे प्लान क्यों कहता था भारत में चलाने के लिए, तो नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या था, बॉम्बे प्लान की मंशा यह थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। ये क्या कह रहा था बॉम्बे प्लान के अंतर्गत, तो 1944 में उद्योगपति का जो समूह लाया था वह कह रहा था क्या, औद्योगिक क्षेत्र में क्या करना चाहिए, सरकार को अत्यधिक निवेश करना चाहिए। अगर बात करें क्या उस समय सरकार क्या करती, औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा निवेश कर देती तो भारत में गरीब तबका का जो लोग था उसका विकास हो पाता, नहीं हो पाता, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में जैसा ही निवेश करता, जैसे ही भारत
भारत खर्च करता तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता? जो आपका उद्योगपति क्षेत्र था, जिसका उद्योग ज़्यादा था, उसी को लाभ मिलता। तो इसलिए 1944 से बॉम्बे प्लान जो आया ये भी सफल नहीं हुआ। ये इसका मंशा क्या था? उद्योग का क्षेत्र में ज़्यादा क्या करना था? उद्योग का क्षेत्र में सरकार को निवेश करने के लिए कहता था। तो यही आपका था बॉम्बे प्लान, और 1944 ईस्वी में आया और उद्योगपति के एक समूह के द्वारा लाया गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है योजना आयोग, और योजना आयोग को ध्यान से सुनिएगा, और पजनबिया में भी कई बार सवाल आया है। तो इसका अगर आपको सवाल उत्तर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, और क्वेश्चन आंसर के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर भी आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पर योजना आयोग क्या होता है। ठीक है, तो योजना आयोग क्या है? भारत जब आज़ाद हुआ उसके साथ ही योजना आयोग अस्तित्व में आ जाता है, पहचान में आ जाता है। यानी जब भारत आज़ाद हुआ उसी समय आपका योजना आयोग भी क्या हो जाता है? सामने आ जाता है। और योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में होता है। और याद रखिएगा, आपको कि याद रखना, हर वक्त याद रखना है कि योजना आयोग की जो स्थापना होती है मार्च 1950 में होता है। आपको लेट से हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि कई बार यहाँ से सवाल पूछा है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? याद रखिएगा, मार्च 1950 में योजना आयोग का स्थापना होता है। और इसका अध्यक्ष कौन बनता है? प्रधानमंत्री। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसका अध्यक्ष जो था वो प्रधानमंत्री, और अभी तक ही इसका प्रधानमंत्री बनते रहता अध्यक्ष। अभी तो योजना आयोग का नाम भी चेंज हो गया, नीति आयोग है, आपको पता होगा। ठीक है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री, और स्थापना मार्च 1950 में होता है। भारत अपने विकास का कौन सा रास्ता चुने, रणनीति अपनाएगा, फैसला करने इस संस्था ने केंद्रीय सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाया। यानी भारत अपना विकास करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाए? पूंजीवादी वाला अपनाए, समाजवादी वाला अपनाए? तो उस समय क्या हुआ, जो आपका योजना आयोग था वह अपना क्या करता? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है भारत का विकास करने में। तो योजना आयोग की कार्य अवधि क्या रहा उसको सुनिए। देखिए, सोवियत संघ रूस था, उसी से भारत योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना था। यानी कि पंचवर्षीय योजना का जो भारत में विकल्प चुना गया, यानी पंचवर्षीय योजना जो भारत लाया गया था वह रूस से ही संबंधित लिया गया था। यानी कि रूस में पहले अपनाया गया, सोवियत संघ रूस में, तो उसी के अनुसार भारत में भी योजना आयोग को लाया गया था। भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 साल के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। यानी कि पंचवर्षीय योजना योजना आयोग क्या था? तो योजना आयोग ने अंतर्गत यह था कि भारत जो करेगा, भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज जारी करेगा, यानी अपने तरफ से कोई कागजात जारी करेगा, दस्तावेज भारत योजना आयोग के अंतर्गत क्या करेगा? दस्तावेज जारी करेगा, जिसके अंतर्गत भारत 5 साल में किस प्रकार से अपने संसाधनों का खर्च करेगा, आमदनी और खर्च किस प्रकार से करेगा, वो क्या रहता था? योजना आयोग में पूरा वर्णन रहता है। 3 बात आपको योजना आयोग से संबंधित बताया है। क्या योजना आयोग का स्थापना मार्च 1950 में। दूसरा बात, क्या योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तीसरी बात बताया कि योजना आयोग का जो तरीका अपनाया गया वो रूस से अपनाया गया। चौथी बात आपको क्या बताया कि योजना आयोग के अंतर्गत एक दस्तावेज तैयार किया जाता था जिसके अंतर्गत अगले 5 साल में भारत किस प्रकार से आमदनी को खर्च करेगा उसका योजना आयोग के अंतर्गत क्या रहता था? ब्यौरा रहता था। इसी को कहा गया आपका, क्या कहा गया? योजना आयोग कहा गया। बात कर लेते हैं योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या रहा। बात करें योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या रहा तो उसको सुनिए। देशों के संसाधन व पूंजी का अनुमान लगाना। देखिए, योजना आयोग में क्या होता था? भविष्य के लिए 5 साल के लिए डायरेक्ट सोच लिया जाता था। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? देश में जितना संसाधन था उनका क्या करना था? अनुमान लगाता था। अनुमान लगाने के बाद ही ना अपना आमदनी और खर्च को योजना आयोग में ब्यौरा देता था। तो पहला क्या कहता था, नोट कर सकते हैं आप, देश के संसाधन व पूंजी का अनुमान लगाता था। दूसरा पॉइंट पर करता था विकास की योजना बनाना, विकास की प्राथमिकता निश्चित करना। जब विकास की योजना बनाता था तो उसमें प्राथमिकता ये रहता था कि भारत का सबसे अधिक क्या करना था? विकास करना था। चौथा बात यह था विकास योजना के बाधक कारकों का पता लगाना। यानी कि भारत के विकास करने में जो कार्य बाधक है उसके बारे में पता लगाना कर उसे निपटारा करना। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? विकास योजना के बाधक कारक जो होता था उसको पता करना। चौथा पॉइंट था प्रगति की योजना का मूल्यांकन करना। आखिर 5 साल में भारत का जो प्रगति हो रहा है योजना आयोग के अंतर्गत उसका क्या करना? देखरेख करना, उसका मूल्यांकन करना। ये रहा आपका योजना आयोग का मुख्य कार्य। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका योजना आयोग का
मुख्य कार्य आप तो इसको नोट भी कर सकते हैं, देश के संसाधन और पूंजी का अनुमान लगाना। दूसरा पॉइंट, विकास की योजना बनाना और विकास की प्राथमिकता देना। चौथा पॉइंट, विकास योजना में जो कार्य बाधक होता है उसको निपटारा करना। चौथा पॉइंट रहा हमारा प्रगति की योजना का मूल्यांकन करना। ये हो गया आपका योजना आयोग। अब देख लीजिए आप नीति आयोग को, ठीक है। तो नीति आयोग क्या होता है उसको समझिए। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। यानी कि योजना आयोग जो था वह क्या हो जाता है, 1 जनवरी, नोट कर सकते हैं आप, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। योजना आयोग का नाम बदलकर आपको तुरंत बताए क्या हो गया, वो नीति आयोग के नाम से जाने जाना लगा, जिसका भी प्रधानमंत्री भी क्या होता है, अभी वर्तमान से बात करें नरेंद्र मोदी है, एवं वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नीति शब्द का विस्तार बात करें, यानी कि सिंपल सी बात करें, योजना जो आयोग था उसका 1 जनवरी 2015 में वो बदल कर क्या नाम हो गया, नीति आयोग हो गया। और जो जितना चीज इसका सेम कार्य था उसी प्रकार से अभी भी इसका क्या होता है, कार्य होता है। अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी। यानी कि नीति आयोग का अगर अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो उसमें प्रधानमंत्री रहे तो ठीक है, नहीं तो प्रधानमंत्री का नाम रहे तो वो भी ठीक है। यानी कि योजना आयोग का जो प्रधानमंत्री यानी कि अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो नीति आयोग क्या है, जस्ट योजना आयोग का सिर्फ क्या है, नाम चेंज है। आपको तो ये बताइए। अगर आप नीति शब्द की विस्तार की बात करें तो आखिर नीति शब्द का फुल फॉर्म, तो नीति शब्द का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। यानी योजना आयोग का सिर्फ नाम चेंज है। कब हुआ नाम चेंज, 1 जनवरी 2015 को उसका नाम ही चेंज हुआ। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या, इसको समझ लिए, थोड़ा सा यहाँ जानकारी है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को, नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना होती है वो होता है आपका 6 अगस्त 1952। कई बार पूछा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या होता है, स्थापना होता है। योजना के निर्माण में राज्य की भागीदारी, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद इसलिए बनाया गया, क्या योजना जब बनेगा या योजना आयोग जब भारत विकास करने की जो योजना बनेगा उसमें राज्य की भूमिका जो अदा करेगा वो क्या होगा, राज्य की भूमिका की जो भागीदारी करेगा वह करेगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जब योजना बढ़ेगा भारत का विकास करने के लिए तो राज्यों की ओर से जो भागीदारी करेगा वो करेगा आपका कौन करेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी के उद्देश्य से इसको बनाया गया। यानी कि योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो, इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाया गया है। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या रहेगा, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में जो बना, तो राज्यों की तरफ से योजना का जो निर्माण होगा भारत का विकास में, तो राज्यों की तरफ से भागीदारी आपका कौन करेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। यह देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। पंचवर्षीय योजना क्या होता है, भारत का विकास जो होगा 5 वर्ष के अंतर्गत, 5 वर्ष के अंतर्गत उसका भविष्य का रूपरेखा तैयार करना ही क्या है आपका पंचवर्षीय योजना है। और पंचवर्षीय योजना का ये क्या करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, उनका अनुमोदन करता है। और इसका अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होता है। और याद रखिएगा इसका भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और योजना आयोग का भी कौन था, प्राइम मिनिस्टर ही था। और भारत के सभी राज्य के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। भारत के सभी राज्यों के क्या होता है, भारत के सभी राज्य के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। यानी योजना आयोग, नीति आयोग के जितने सदस्य हैं, भारत के सभी मुख्यमंत्री राज्यों के सभी मुख्यमंत्री जितना योजना आयोग और नीति आयोग के सदस्य है वह आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सदस्य होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम लोग 2 ही पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट देखेंगे क्योंकि यही दोनों से सवाल बनता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हम लोग देखने वाले हैं, वो समझिए। देखिए प्रथम पंचवर्षीय जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना आता है वो आता है आपका 1951 से 56 तक, 5 वर्ष का था। 51 में आया तो कब तक चलेगा, 56 तक चलेगा। और पंचवर्षीय योजना होता है क्या, 5 वर्ष के अंतर्गत भारत भविष्य में किस प्रकार से विकास करेगा उसके बारे में इसमें क्या रहता है, दस्तावेज तैयार किया रहता है। तो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या होता है, प्रथम पंचवर्षीय आपका 51 से 56 में आता है। और याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि पर अत्यधिक बल दिया
दिया जाता है। कई बार सवाल बना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत की विकास की जब बात करें तो उसमें से किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया, तो कृषि पर जोर दिया गया है। और इसी योजना के अंतर्गत भारत में बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया था। भारत जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास करने की बात करता है तो उसमें क्या करता है कि कृषि पर सबसे अधिक बल देता है, और कृषि पर बल देने के कारण ही भारत में अत्यधिक बांध और सिंचाई का क्षेत्र उस समय क्या किया गया, भारत में विकसित किया गया। कब, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक जब चला था। अगर बात करेंगे तो एक परियोजना ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर, भाखड़ा नंगल परियोजना जो है आपका इसी पंचवर्षीय योजना का क्या है, उदाहरण है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि पर अत्यधिक बल दिया गया, और इसी के कारण क्या होता है 51 से 56 तक ईस्वी के अंतर्गत भारत में बांध और सिंचाई का क्षेत्र में अत्यधिक निवेश किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देख लीजिए क्या था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो क्या कितना थे 51 से 56, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से चलेगी 56 से 61, ध्यान रखिएगा। और 56 से 61 जो चलता है इसमें उद्योग का विकास किया गया। प्रथम में किस पे जोर दिया गया था, कृषि पर, और द्वितीय में आपका दे रहा है सबसे अधिक जो जोर दे रहा है वो दे रहा है आपका उद्योग पर दे रहा है। इसमें सरकार ने देसी उद्योग को संरक्षण दिया और आयात पर भारी शुल्क लगाया, और इसी योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। याद रखिएगा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे पीसी महालनोबिस, ध्यान रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो योजनाकार थे पीसी महालनोबिस। कई बार सवाल बना है एमवीवीआई के तौर पर, याद रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो पीसी महालनोबिस क्या थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर सबसे अधिक बल दिया गया, और देसी उद्योग जो था, गांव देहात का जो उद्योग था उसको संरक्षण दिया गया, आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योग पर सबसे अधिक बल दिया गया, और इस योजना का योजनाकार था आपका पीसी महालनोबिस, और इसमें देसी उद्योगों को क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। ये था आपका पंचवर्षीय योजना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं विकास के केरल मॉडल। तो सिंपल सा समझिए विकास के केरल मॉडल में हुआ क्या केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि स्वास्थ्य, कारागार, खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा। देखिए केरल में विकास की अगर बात करें तो भारत में अगर शिक्षा साक्षरता की बात भी करें तो सबसे ज्यादा किसका है, तो केरल का है। तो भारत में विकास करने की अगर केरल को देखा जाए, विकास का केरल जो मॉडल अपनाया तो उसमें क्या अपनाया गया, क्या जो सबसे अधिक विस्तार किया वह शिक्षा पहला किया, उनके स्वास्थ्य, भूमि सुधार, उनके बाद कारागार, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया। जब केरल अपना विकास करने की बात करता है तो इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा शिक्षा का विकास किया जाता है, उनके बाद स्वास्थ्य, उनके बाद भूमि सुधार, उनके बाद कारागार, खाद्य जो होता है जो कितना कीमती यानी कि जो उपयोगी खाद्य पदार्थ होता है उसका बंटवारा करना, और गरीबी उन्मूलन पर सबसे अधिक जोर देता है। इसलिए विकास का केरल मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि ये अपना अलग तरीके से ही अपना क्या करता है, केरल विकास करता है। इसलिए आपका एक टॉपिक बन जाता है विकास का केरल मॉडल। अन्य सब क्षेत्र में रोजगार इत्यादि पर जोर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया वो सबसे पहले शिक्षा पर दिया गया, स्वास्थ्य पर दिया गया, भूमि सुधार पर दिया गया। इसी कारण से आपका विकास का केरल मॉडल एक अपना अलग रूप धारण कर लेता है। बात करें एक दो व्यक्ति का नाम, तो जैसी कुमारप्पा जैसे गांधी अर्थशास्त्री विकास के वैकल्पिक योजना प्रस्तुत किया, ये सब याद नहीं रखना, ठीक है। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात उठाया था। तो चौधरी चरण सिंह आप जानते होंगे पिछले चैप्टर पढ़ा है, तो वो क्या कहा था, भारत का विकास में क्या करना है, भारत की अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखा जाए, यानी कृषि को अत्यधिक विकास किया जाए। तो विकास के केरल मॉडल के अंतर्गत आपको इतना है ध्यान में रखना है कि विकास करने की जब बात आता है केरल क्या करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि को अपने क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तार करता है, ना कि वह कृषि इत्यादि क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए विकास का केरल मॉडल जो है वो अपना अलग टॉपिक धारण कर देता है, ठीक है। तो इतना याद रखना काफी हो जाएगा, ठीक। तो हरित क्रांति को समझिए, हरित क्रांति है क्या, और आप 10th में भी इसको पढ़े होंगे। और हरित क्रांति से और सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव को याद रखिएगा। हरित क्रांति का भारत में सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर वाला सवाल यानी द्विगुत्तीय सवाल बना है। तो सुनिएगा ध्यान से, सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति अपनाई। भारत में क्या होगा, खाद्य जो खाने की सुरक्षा, जो खाद्य पदार्थ की जो सुरक्षा होती है, खाने वाले जितने पदार्थ होता है जैसे कि चावल गेहूं की बात करें, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या करता है, भारत एक रणनीति अपनाता है जो कि हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। सुनिए हरित क्रांति था क्या।
जब उन इलाकों में ज़्यादा संसाधन लगाने का निर्णय लिया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी तथा किसान समृद्ध था। जिन इलाकों में बात क्या किया गया, खाद्य सुरक्षा इत्यादि को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, हरित क्रांति को लाया गया। और जिस क्षेत्र में सबसे अधिक जहां सिंचाई सुविधा मौजूद था, किसान समृद्ध था, वह क्षेत्र में क्या किया गया, हरित क्रांति को अपनाया गया। सरकार ने हरित क्रांति के अंतर्गत क्या किया, उच्च गुणवत्ता के बीज उर्वरक, उच्च गुणवत्ता के उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधा वाले अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। यानी कि भारत खाद्य सुरक्षा जो होता है, खाने पीने वाले पदार्थ पर, जो अनाज होता है उसको अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करता है, भारत सरकार क्या करता है, उस समय एक रणनीति अपनाता है जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और हरित क्रांति के अंतर्गत होता क्या है, सरकार ने उच्च गुणवत्ता यानी अधिक गुणवत्ता वाले उर्वरक, कीटनाशक, बीज, बेहतर सिंचाई सुविधा वाले अनुदान के तौर पर सभी व्यक्ति को क्या करता है, सभी किसानवासी को क्या करता है, मुहैया कराता है। ये सब सारे चीज उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी देता है। यानी जो किसान उपजाएगा उसको एक निश्चित गारंटी पर क्या करेगा, सरकार खरीदेगी। और इन संयुक्त प्रयास को हरित क्रांति कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहे तो एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के अंतर्गत हम लोग ये समझे क्या खाद्य सुरक्षा पर भारत आत्मनिर्भरता पाने के लिए एक प्रकार की रणनीति अपनाता है जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और हरित क्रांति के अंतर्गत सरकार उच्च कीमतों वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि बेहतर सिंचाई के लिए क्या करता है, अनुदान मुहैया कराता है सभी को, जिससे सभी लोगों का क्या होता है, खाद्य सुरक्षा वाले अनाज का अत्यधिक मात्रा में उपज होता है। और सरकार सभी को ये गारंटी देता है कि उसका अनाज को एक निश्चित मूल्य पर खरीदा जाएगा। और इसी को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और हरित क्रांति का अगर बात करें तो भारत में जनक कौन है तो एम.एस. स्वामीनाथन है। तो बात करते हैं हरित क्रांति के प्रभाव की बात करें, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव को देखते हैं। देखिए, हरित क्रांति के कारण खेतों में सबसे पहली बात जो सकारात्मक मतलब जो सही उसका अनुरूप जो सही फायदा हुआ, सकारात्मक मतलब जो हरित क्रांति का हमें अच्छे रूप से फायदा हुआ, और नकारात्मक आखिर उसका हम लोगों का घटाव क्या हो गया, ये सिंपल सा भाषा में समझिए। देखिए, सकारात्मक प्रभाव में देखें तो उच्च गुणवत्ता वाले बीज सब का प्रयोग किया गया। तो हमारे देश में क्या हो गया कि इसके कारण खेती में क्या होगा, पहला कारण खेती के पैदावार में क्या हो गया, अत्यधिक बढ़ोतरी हुआ। इसके कारण गेहूं की पैदावार में सबसे बढ़ोतरी हुआ। दूसरा कारण क्या आता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत सबसे अधिक जो पैदावार हुआ खाद्य पदार्थ की बात करें तो वह गेहूं का सबसे अधिक क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो दूसरा कारण में गेहूं का पैदावार में क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाता है। और तीसरी बात करें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों समृद्ध हो गया। देखिए, बात करें तो पंजाब, हरियाणा सभी क्यों समृद्ध हुआ, तो सबसे पहली बात करें तो इसके अंतर्गत 3 राज्य क्या हो जाता है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम यूपी, ठीक याद है, उत्तर प्रदेश। तो इसके अंतर्गत यही 3 राज्य क्यों होता है आपका समृद्ध। तो ये समझिए क्या जो हरित क्रांति लाया गया था वो क्यों लाया गया था, वो उसमें उच्च कीमतों वाला क्या हो गया, उच्च कीमतों वाला उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता था। तो उच्च कीमतों वाला तो गरीब किसान कर नहीं सकता था। तो इसके एवज में क्या हो गया, पंजाब हरियाणा में थोड़ा सा अमीर सब किसान था, तो वो लोग क्या किया गया, हरित क्रांति का जितना भी फायदा जो उच्च किस्म का गुणवत्ता वाला बीज सब था उसको अपनाया। तो सबसे प्रभाव जो ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, हमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलता है। और ये हमारा सकारात्मक क्या देख सकते हैं, इसका हरित क्रांति का प्रभाव देख सकते हैं। और चौथा पॉइंट अंतिम डाल सकते हैं, किसानों की जो स्थिति थी वह क्या हो गई, उसमें सुधार आई, क्योंकि हरित क्रांति के अंतर्गत क्या हो रहा था, उच्च किस्म के वाले बीजों का प्रयोग किया जा रहा था। तो सिंपल सी बात है, किसानों की स्थिति में सुधार आएगा ही आएगा। तो हम लोगों ने 4 प्रकार के हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को देखे। पहला हम लोग ये देखे क्या खेती के पैदावार में बढ़ोतरी हुआ। दूसरा हम लोग ये देखे क्या गेहूं में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हरित क्रांति का विकास हुआ। और चौथे पॉइंट को देखे क्या किसानों की हालात जो थी, किसानों की दयनीय जो हालात थी उसमें क्या हो गया, सुधार आ गया। और देख लेते हैं इनका नकारात्मक प्रभाव। अगर दिन में पूछा जाएगा तो नकारात्मक प्रभाव पूछेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आंसर बोलिएगा तो आपको हम एक वीडियो में ला के दे देंगे, वहाँ आपको बढ़िया से PDF मिल जाएगा, सवाल बनाया हुआ कॉपी नोट्स के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ एक बार आप लेक्चर सुन लीजिएगा, आपको ध्यान में वहाँ बढ़िया से याद आएगा। तो नकारात्मक प्रभाव क्या रहा, घटाव वाला फायदा क्या रहा हरित क्रांति, वो समझिए। क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ी। क्षेत्र में क्या हो गया, जो गरीब किसान था वो तो
हरित क्रांति को अपना नहीं पाया। जो अमीर व्यक्ति था वो क्या किया, हरित क्रांति को अपनाया और उच्च किस्म वाले बीज को अपनाया। तो इससे देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो गया, क्षेत्रीय में सामाजिक असमानता बढ़ गया। जो सामाजिक न्याय की जो बात थी वो अपनाया नहीं गया। हरित क्रांति के कारण क्या हो गया, जो अमीर था वो अमीर हो गया लेकिन गरीब वही का वही रह गया। तो एक दृष्टिकोण से देखें तो हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला जो प्रभाव आ जाता है वो हो जाता है क्षेत्रीय व सामाजिक जो असमानता था वह और बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है हरित क्रांति के कारण गरीब किसान व बड़े भूस्वामी के बीच अंतर बढ़ा, जिससे वामपंथी संगठन का उभार हुआ। तो वामपंथी संगठन का उभार हुआ। तो वामपंथी संगठन था क्या, गरीबों का राहत देने के लिए बात करता था। तो हरित क्रांति में हुआ क्या, जो गरीब किसान था वो था और बड़ा हो गया, लेकिन जो अमीर किसान था वो तो अधिक और बड़ा हो गया। हरित क्रांति को अपनाने से उन्नत किस्म का बीज अपनाया तो अत्यधिक फायदा हुआ, लेकिन जो गरीब किसान था उसको क्या, वो घाटे में चला गया और वो क्या हो गया, गरीब का गरीब रह गया। तो उसके एवज में बात करने के लिए आपका कौन आ जाता है, वामपंथी, जो कि आपका गरीबों के बात को उठाता है, उसको राहत देने की बात करता है। और तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसान का उभार हुआ, यानी कि ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, यानी कि जो थोड़ा बहुत भी अपना क्या हुआ, हरित क्रांति को अपनाया तो वो मध्यम श्रेणी में चले गया, यानी कि ना गरीब रहेगा पूरा ना ही अमीर। तो बीच वाले क्षेत्र के अंतर्गत क्या हो गया, हरित क्रांति को अपनाने से भारत में मध्यम श्रेणी के किसान का सबसे अधिक विकास हुआ। तो नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला क्या हो गया, क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, हरित क्रांति के कारण गरीब किसानों और भूस्वामी के बीच अंतर बढ़ जाता है, जिसके कारण वामपंथी विचारधारा आता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है क्या, मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले लोगों का क्या हो जाता है, भारत में जनसंख्या बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं अंतिम श्वेत क्रांति की, और आई होप आपको पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट कर आप हमें अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो अंतिम देख लेते हैं श्वेत क्रांति है क्या। तो श्वेत क्रांति क्या है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन, आपको याद रखना है वर्गीज कुरियन एक व्यक्ति का नाम है जिसका वर्गीज कुरियन, और इसे कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध क्रांति जुड़ा हुआ, ठीक, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ऐसे क्या कहा जाता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्गीज कुरियन गुजरात का सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ का महत्वपूर्ण भूमिका अपनाता है। श्वेत क्रांति आपका जो स्टार्ट होता है वो याद रखिएगा गुजरात से होता है, और इसका किसका नाम जुड़ा है श्वेत क्रांति से, वर्गीज कुरियन का नाम जुड़ा है, और वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो आपका गुजरात से श्वेत क्रांति स्टार्टिंग होता है, इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़ा हुआ, इसी मॉडल के विस्तार को ही श्वेत क्रांति कहा गया। देखिए था क्या श्वेत क्रांति वो समझिए, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन क्या करता है, गुजरात में सरकारी दुग्ध मतलब दूध जो गाय के होता है उसका क्या करता है, विपणन परिसंघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अमूल की शुरुआत करता है। यही जो आपका वर्गीज कुरियन है मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अमूल का आप सुने होंगे, अमूल का जो दूध आता है तो इसी से आता है और इसी से संबंधित है वो, और आपका कहाँ स्टार्टिंग होता है, गुजरात से होता है अमूल का ये कार्यक्रम, और इसमें 25 लाख दूध उत्पादक जुड़ता है, यानी दूध उपजाने वाला, यानी कि बात करें एक रूप से तो गाय मवेशी को पोषने वाला, जिसमें क्या दुग्ध उत्पादन किया जा सके, और इसमें सबसे मेन भूमिका वर्गीज कुरियन का रहता है। और 25 लाख उत्पादक क्या करता है, श्वेत क्रांति से जुड़ता है उस समय, और इसी को हम लोग किसका नाम से जानते हैं, श्वेत क्रांति का नाम से जानते हैं। तो फिर से समझिए गुजरात में स्टार्टिंग होता है, मेन आदमी वर्गीज कुरियन, जो अमूल का दूध नाम सुनते हैं आपका इसी से जुड़ा हुआ है, और वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये हो गया भारत में विकास करने की जो रणनीति था, वो पूरी रणनीति आपको हम समझा चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप अवश्य लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, आपको बता दें अगर आप क्लास 12th की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट से संबंधित आर्ट्स से, तो आप जाके अवश्य उसे विजिट कर सकते हैं बिना आपको किसी भी रुपया पैसा दिए हुए। आपको पूरी सिलेबस कराई जाएगी एग्जाम से पहले। तो आप तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन को उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।